गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके लिए कल मैंने आपको पढ़ाया था जीरो रिजेक्शन के बारे में। मैं आपको पढ़ा रही थी, यानी शून्य अस्वीकृति। जो मैंने आपको बताया था कि शून्य अस्वीकृति का मतलब क्या होता है कि बच्चों को शून्य यानी जीरो, रिजेक्शन यानी बिल्कुल मना नहीं करना, अस्वीकृति यानी बिल्कुल मना नहीं करना। तो शून्य अस्वीकृति का मतलब होता है किसी भी बच्चे को जैसे कि अपवंचित बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, इनको प्रवेश देने से मना नहीं करना है। तो इसीलिए हमारे लिए ये समावेशी शिक्षा लाई गई। इस प्रकार के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा लाई गई कि जिसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है ना। तो मैंने कल आपको जो बताया था कि शून्य अस्वीकृति यानी जीरो रिजेक्शन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। अब मैं आज आपको बताऊंगी वेरियस ऑफ वे ऑफ जीरो रिजेक्शन यानी शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं। ये मैं आपको बता रही हूँ। शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं कि इसके मार्ग में किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। मार्ग की बाधाएं, इस शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं। तो मैंने बताया था कि वर्तमान समय में ये देखा जाता है कि जब गार्जियंस यानी अभिभावक जब बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो अपने इस तरह के बालकों का यानी जो विकलांग बालक हैं, अपवंचित हैं, तो इस प्रकार के बालकों का जब वो एडमिशन कराने जाते हैं तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनके बच्चे विकलांग हैं। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के कारण बालक बालिकाओं को सरकारी विद्यालय में इस अधिकार के कारण बालक बालिकाओं को प्रवेश तो दे दिया जाता है, परंतु उनके अधिगम स्तर एवं समग्र विकास में शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापक द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं होती है कि इन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैंने कल आपको इसके बारे में जो बता रही थी, तो इसमें हमारे बच्चों का 3 पॉइंट हो गए थे। मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं कि किस तरह के किसके द्वारा इन बच्चों का एडमिशन कराने में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था शिक्षकों की उदासीनता, कि शिक्षक भी उदासीन होते हैं उन बच्चों के प्रति कि हमें इन बच्चों को एडमिशन नहीं कराना है। हमें तो क्योंकि उन्हें वो ये देखते हैं कि हमें सामान्य बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए शिक्षक भी जो है पीछे हट जाता है। तो इसलिए शिक्षकों के प्रति भी उदासीनता देखी गई है। और हमारा दूसरा पॉइंट था कल प्रधान अध्यापक की भी उदासीनता, यानी जो वहाँ का प्रधान अध्यापक है वो भी शिक्षकों के ऊपर आश्रित होता है, तो वो भी मना कर देते हैं। इस प्रकार के बच्चों का एडमिशन लेने से साफ मना कर देते हैं कि इन बच्चों के कारण हमारे विद्यालय का या हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब होगा। तो यानी प्रधान अध्यापक की भी उदासीनता देखी थी। अब हमारा तीसरा पॉइंट मैंने कल आपको बताया था कि अभिभावकों की उदासीनता, यानी अभिभावकों की उदासीनता इस प्रकार देखी जाती है कि अभिभावक जब एडमिशन कराने जाता है तो शिक्षक और प्रधान अध्यापक और विद्यालय समिति वाले लोग बच्चों के बारे में, बच्चों की अनेक समस्याओं के बारे में उनके सामने खड़ा कर देते हैं कि इसमें ये है, उन बच्चों के बारे में विशेष प्रकार की बातें बताकर कि ये बच्चा आपकी पढ़ाई करने लायक नहीं है, ये नहीं पढ़ सकता, ये है वो। और माँ बाप जो होते हैं यानी गार्जियंस अभिभावक, तो वो क्या अनपढ़ होते हैं यानी अशिक्षित, तो फिर वो भी मान लेते हैं, वो भी ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि ठीक है फिर हमारा बच्चा इस लायक नहीं है, और फिर वो भी बेचारे चुपचाप होकर अपने घर में बैठ जाते हैं। तो इसीलिए तो वो भी देखते हैं अभिभावक कि हमारा बच्चा, अभिभावक मतलब इन तथ्यों को स्वीकार कर लेता है कि ये जो टीचर हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, ये सही कह रहे हैं, तो वो भी इन तथ्यों को स्वीकार कर लेता है और अपने बच्चों को एडमिशन नहीं कराता है, वो भी बेचारा हार मान के बैठ जाता है। तो यही हमारे शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं उत्पन्न होती है इसी के कारण। तो मैंने कल आपको 3 पॉइंट बता दिए थे कि शिक्षकों की उदासीनता, प्रधान अध्यापक की उदासीनता, फिर तीसरा अभिभावकों की उदासीनता। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बता रही हूँ, विद्यालय प्रबंधन की उदासीनता। आप पॉइंटों को लिखते जाइए, यानी विद्यालय प्रबंधन।
विद्यालय प्रबंध की उदासीनता। विद्यालय प्रबंध की उदासीनता, इनसेंसिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, इनसेंसिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यानी इनसेंसिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। अब बच्चों आगे मैं आपको बताती हूँ कि विद्यालय प्रबंध समिति भी प्रायः, यानी विद्यालय प्रबंध समिति भी प्रायः धन कमाने की सोचती है, कि धन कमाने की दृष्टि से देखी जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत विद्यालय मात्र धन कमाना चाहता है। यानी जो व्यक्तिगत विद्यालय मात्र जो ये प्राइवेट स्कूल है वो केवल धन कमाने की सोचते हैं कि हमें तो धन कमाना, हमें इन बच्चों की ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करें या ना करें हमें क्या मतलब, तो इसीलिए वो तो अपने धन कमाने की सोचता है। और सरकारी विद्यालयों की प्रबंध समिति में भी प्रायः इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है कि वे विकलांग, पिछड़े वर्ग के बच्चे और जो हमारे अपवंचित बच्चे हैं इन बालकों के प्रति संवेदनशील होती है। ये भी देखा जाता है सरकारी विद्यालयों में कि वो भी इन बालकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। और अक्सर बच्चों ये देखा गया है यदि किसी प्रबंध समिति के सदस्य का बालक इस स्थिति में हो तो वह भले ही उस पर विचार कर सकता है। यदि किसी प्रबंध समिति का बालक इस स्थिति में हो तो वो फिर भी विचार कर सकता है कि इस बच्चे को तो भाई ये तो अपना बच्चा है, इसको तो लेना ही है, तो यानी वो फिर भी इस बात पर विचार कर सकता है। और पिछड़े वर्ग एवं साधनहीन अभिभावकों को प्रधान अध्यापक भी विद्यालय प्रबंध समिति में सम्मिलित करने के अवसर प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रवेश स्थिति जो है वो शून्य अस्वीकृति ही स्वीकार करती है। तो यहाँ भी इसलिए इसको माना गया, इस प्रकार प्रवेश संबंधी अस्वीकृति जो है वो हमारी हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार की बाधाएं हमारी इसमें उत्पन्न होती रहती है। अब हमारा 5वां पॉइंट आता है बच्चों, विद्यालयों में संसाधनों का अभाव। 5वां पॉइंट आता है हमारा विद्यालयों में संसाधनों का अभाव। Lack of resources in schools, यानी lack of resources in school, यानी विद्यालय में सभी प्रकार के छात्रों के लिए शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए संसाधनों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इन संसाधनों की वहाँ पर पूर्ति नहीं होती है, इन संसाधनों का अभाव पाया जाता है। जैसे एक सरकारी विद्यालय में श्रवण दोष, दृष्टि दोष एवं गत्यात्मक दोष से संबंधित छात्रों के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कोई व्यवस्था नहीं होती। भाई विकलांग छात्र छात्राएं हैं तो कोई किसी में वाक दोष होगा, किसी में दृष्टि दोष होगा, किसी में श्रवण दोष होगा, तो इस प्रकार के संसाधनों की भाई उन्हें व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिए वो इस प्रकार के बालकों को प्रवेश दिलाने से मना कर देते हैं कि हमें इन बच्चों का प्रवेश नहीं लेना, क्योंकि इन सब चीज़ों का विद्यालयों में संसाधनों का अभाव पाया जाता है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इस प्रकार से विद्यालय के शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक विकलांग, अपवंचित और पिछड़े छात्रों को प्रवेश लेने से साफ इनकार कर देते हैं कि भाई हम इनका प्रवेश नहीं ले सकते। इसीलिए शून्य अस्वीकृति की स्थिति जो है वो विकसित नहीं होती, यहाँ पे मना कर दिया जाता है। अब बच्चों अगला हमारा आता है शून्य अस्वीकृति दर्शन के ज्ञान का अभाव। शून्य अस्वीकृति दर्शन के ज्ञान का अभाव। ये आता है हमारा यानी लेक ऑफ जीरो रिजेक्शन
knowledge of zero rejection philosophy. यदि लेक ऑफ जीरो रिजेक्शन फिलॉसफी वर्तमान समय में, बच्चों वर्तमान समय में ये देखा जाता है कि इसमें विद्यालय के शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं प्रबंध समिति को शून्य अस्वीकृति के दार्शनिक पक्ष के बारे में ज्ञान नहीं होता। जब उन्हें ज्ञान ही नहीं होता तो वो इन बच्चों के बारे में कैसे सोचेंगे? तो जब विद्यालय के कर्मचारी शून्य अस्वीकृति के दर्शन को समझ जाएंगे तब वे प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक छात्र के लिए विद्यालय के द्वार खोल देंगे तथा पूर्ण समर्थन भाव में सभी प्रकार के छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करने का प्रयास करेंगे। जब उनको खुद ही इन सब बातों का ज्ञान होगा तभी तो वो इन सब चीज़ों का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ विकलांग एवं पिछड़े छात्रों का समग्र विकास कर सकेंगे, तभी तो इन छात्रों का विकास संभव है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है हमारा नंबर 7, प्रभावी शिक्षण अधिगम। नंबर 7 आता है हमारा प्रभावी अधिगम शिक्षण। प्रभावी अधिगम शिक्षण प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव। प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव। अब जैसे बच्चों इसमें आएगा लेक ऑफ नॉलेज ऑफ effective training, lack of knowledge of effective teaching training, teaching training process, lack of knowledge of effective teaching training process, यानी प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव भी, इसका अभाव भी शिक्षक छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च एवं स्थायी नहीं बना पाते। इसकी प्रभावी शिक्षण अधिगम के ज्ञान का अभाव भी शिक्षण जो है इसको प्रभावी नहीं बना पाते। क्यों? इसको स्थायी इसलिए नहीं बना पाते, इससे छात्रों में अपेक्षित सुधार संभव नहीं हो पाते। इस प्रकार की स्थिति में वे छात्र को दोषी समझते हैं। इस स्थिति में वे छात्र को दोषी समझते हुए अभिभावकों को उन्हें विद्यालय से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। उनको परीक्षा में अनुत्तीर्ण करके उनके मन को आघात पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके मन को आघात तो लगेगा, क्योंकि जब उनको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा तो, और अभिभावकों से उनके बारे में बताते हैं कि भाई आपका बच्चा इस लायक नहीं है जो विद्यालय में पढ़ सकता है, और अभिभावक भी इस बात को मान जाते हैं। तो यही हमारी शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं हैं। अब हमारा आता है अगला पॉइंट आता है हमारा आशावादी दृष्टिकोण का अभाव। ये मैं रख कर दे रही हूँ है बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप मेरे साथ साथ ही नोट करते जाइएगा। अब अगला आता है हमारा आशावादी दृष्टिकोण का अभाव। आशावादी, ये हमारा 8वां पॉइंट है, आशावादी दृष्टिकोण का अभाव।
अभाव यानी लेक ऑफ पेसिमिस्ट व्यू, आशावादी दृष्टिकोण का अभाव भी इसमें ये भी एक प्रकार की बाधा है। जब बच्चों में सकारात्मक सोच ही नहीं होगी, जब शिक्षक में वो ठीक से सोच ही नहीं सकता, प्राय ये देखा जाता है कि कुछ शिक्षक, अभिभावक एवं प्रधान अध्यापक छात्रों के शैक्षिक विकास एवं अधिगम स्तर में सुधार लाने की प्रक्रिया में असफल होने या हार मानने में समय नहीं लगाते तथा वो ये सोचते हैं इस छात्र को विद्यालय में स्कूल में रखने से हमारे स्कूल की छवि खराब होगी, यानी हमारे विद्यालय की छवि खराब हो रही है तथा अन्य छात्रों के अधिगम स्तर को भी प्रभावित कर रहा है। वो ये सोचते हैं शिक्षक कि इस बच्चे के यहाँ पे एडमिशन कराने की वजह से हमारे विद्यालय की छवि खराब हो रही है और ये अन्य छात्रों के अधिगम स्तर को बाधा बन रहा है, यानी बाधा पहुँचा रहा है, अन्य छात्रों के अधिगम स्तर को भी प्रभावित कर रहा है तथा इस छात्र को विद्यालय से दूर रखा जाए तो अच्छा है। इस प्रकार की शून्य अस्वीकृति के कारण ही इसमें ये बाधा उत्पन्न हो जाती है कि इस प्रकार शून्य अस्वीकृति की स्थिति समाप्त हो जाती है, यानी बच्चे का एडमिशन लेने से वो लोग मना कर देते हैं कि हमारे लिए ये हमारे स्कूल की छवि खराब कर रहा है और ये अन्य बच्चों के लिए भी ये बाधा बन रहा है, यानी अन्य छात्रों के लिए भी, अन्य छात्रों के अधिगम स्तर को भी ये हानि पहुंचा रहा है, इसलिए वो इसको नहीं देते हैं। अब हमारा नवा पॉइंट आता है बच्चों, सहयोग का अभाव। सहयोग का अभाव, the lack of cooperation, यानी सहयोग का अभाव। प्राय ये देखा जाता है बच्चों, प्राय विद्यालयों में आपसी सहयोग का अभाव पाया जाता है, क्योंकि स्टाफ में या सभी लोगों में आपसी सहयोग नहीं होता है। जो सभी इन बच्चों को, यानी जब वहाँ पे कोऑपरेशन होगा, जब सभी लोगों का सहयोग हो गया तो सभी लोग एक दूसरे की सहायता करके इस प्रकार के बच्चों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उन लोगों में सहयोग का भी अभाव है, जैसे कि शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा अक्षम एवं अपवंचित वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार नहीं की जाती, कि कोई भी किसी प्रकार की विशेष कार्य योजना तैयार नहीं की जाती, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक को इन बालकों को शिक्षा प्रदान करने संबंधी कोई अनुभव ही नहीं होते कि हम इस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, तो उनमें इस प्रकार का कोई अनुभव ही नहीं होता। इसलिए वे विद्यालय में इन बालकों को प्रवेश देने से बचते हैं, मना करते हैं कि हम इनको प्रवेश नहीं देंगे। इस प्रकार के बालकों को प्रवेश देने से बचते हैं, इससे शून्य अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती तथा ये बेचारे जो बालक बालिकाएं हैं, अपवंचित और ये विकलांग बालक बालिकाएं हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जबकि इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो फिर यही तो हमारे इसमें मार्ग में इसके शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं, जो ये सभी बाधाएं जो बताई जा रही हैं आपके लिए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, योजना का अभाव। नंबर 10 आता है हमारा योजना का अभाव। इन सभी चीजों की इसमें कमी पाई जाती है, तभी तो ये शून्य अस्वीकृति कहलाई जाती है। लेक ऑफ प्लानिंग, यानी योजना का अभाव। अक्षम एवं अपवंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालयों में प्रायः योजना का अभाव देखा जाता है कि पहले से कोई भी योजना तैयार नहीं की जाती है। भाई इस प्रकार के बालकों के लिए तो जो समावेशी शिक्षा में मैंने आपको बताया, इस प्रकार के बालकों के लिए भाई सामग्री भी जुटाई जाती है कि इस प्रकार के बालकों को क्या क्या प्रॉब्लम है, जो चल फिर नहीं सकते, जो विकलांग बालक है जो चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए किस प्रकार की सामग्री का व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो ये तो मार्ग की बाधा है कि ये इसलिए ये लोग साफ मना कर देते हैं कि हमें एडमिशन नहीं लेना है। तो इसके लिए विद्यालय कर्मचारी द्वारा योजना तैयार नहीं की जाती, जिससे वे इन बालकों को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रह जाते हैं।
इससे वो जो है वो इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में असफल हो जाते हैं। और भविष्य में यदि कोई बालक बालिका प्रवेश लेने के लिए विद्यालय में आते भी हैं तो वह उनके प्रवेश से दूर भागते हैं कि हमें इस बच्चे का प्रवेश नहीं लेना। यदि कोई धोखे से एक बच्चा कोई आ भी जाए कि लाओ चलो इस विद्यालय में इस बच्चे का एडमिशन करा दे, तो लेकिन फिर वो जो है वो उस बच्चे के एडमिशन से वो दूर भागते हैं। तो हमारा अगला आता है सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव। सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव। सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, लेक ऑफ पॉजिटिव, लेक ऑफ पॉजिटिव व्यू। अब बच्चों इसमें हमारा क्या आता है, प्रायः ये देखा जाता है कि अक्षम एवं अपवंचित वर्ग के छात्रों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण नकारात्मक एवं पूर्वाग्रह पर आधारित होता है, क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक ही नहीं होती है। उनकी सोच सकारात्मक होती नहीं है, यानी वो नेगेटिव ही सोचते हैं उन बच्चों के बारे में। यदि सकारात्मक सोचा जाए यानी पॉजिटिव सोचा जाए तभी वो बच्चा कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण का पहले से ही अभाव बताया गया है कि उनकी सोच जो है वो नकारात्मक है, यानी नकारात्मक एवं पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। वे सोचते हैं कि इस प्रकार के बालक पढ़ना लिखना सरलता से नहीं सीख सकता। वो पहले से ही ये सोच लेते हैं कि इस प्रकार का बालक सरलता से पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता और सामान्य बच्चों की भांति इनकी बुद्धि भी तेज नहीं होगी, यानी कि इनमें बुद्धि का भी अभाव होगा, यानी मंद बुद्धि होंगे। वो ये बात शिक्षक पहले से ही सोच लेते हैं कि सामान्य बालकों की अपेक्षा इनमें बुद्धि का भी अभाव होता है। इस आधार पर वह इस प्रकार के बालकों का विद्यालय में प्रवेश लेने से पीछे हट जाते हैं। तो इस प्रकार के बालक जो है वो शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, यानी उनका एडमिशन हो ही नहीं पाता। ठीक है ना, समझ में आया आपके। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव। नंबर 12 आता है हमारा व्यापक दृष्टिकोण का अभाव। आप ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। व्यापक दृष्टिकोण का अभाव, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव यानी लेक ऑफ ब्रॉड व्यू। ब्रॉड व्यू विद्यालय व्यवस्था में प्रधान अध्यापक शिक्षक, यानी विद्यालय व्यवस्था में प्रधान अध्यापक शिक्षक और विद्यालय समिति प्रबंध समिति का दृष्टिकोण एवं विचारधारा संकीर्ण देखी जाती है तथा उनमें व्यापक दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। उनमें व्यापक दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। क्यों? इस आधार पर वे अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के प्रति मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाते। उनके प्रति उनमें कोई नैतिकता नहीं होती है, वो उसके लिए दृष्टिकोण नहीं कर पाते। इसलिए वे उनके विद्यालय प्रवेश में अनेक प्रकार की समस्याएं प्रदर्शित करते हैं कि वो उनके बच्चे में कमियां बता देते हैं कि आपके बच्चे में ये कमी है, वो कमी है, ये पढ़ने के लायक नहीं है, ये नहीं पढ़ सकता, यानी दुनिया भर की उनमें कमियां बता देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा व्यापक दृष्टिकोण का अभाव। ये हमारे आ गया है अब शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं। ये टॉपिक हमारा था। अब इन सब बातों से हमें क्या पता चला कि भाई शून्य अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न करने में तथा सभी अक्षर बालक बालिकाएं एवं अपवंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के प्रवेश को सुलभ बनाने में, इन सभी बातों को इनमें प्रवेश दिलाने में, सुलभ बनाने में सभी बाधाएं उपस्थित होती हैं। इससे कोई भी विद्यालय समावेशी रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह के जो विद्यालय हैं वो समावेशी विद्यालय को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि समावेशी की तुलना नहीं कर सकता, समावेशी रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। समावेशी विद्यालयों के सृजन के अभाव में अक्षम एवं अपवंचित बालक जो है वो शिक्षा से पृथक हो जाते हैं। तो यानी
जो इस प्रकार के बच्चे हैं वो समावेशी विद्यालयों के, समावेशी विद्यालयों का तो मतलब ये है कि सभी बच्चों को उसमें प्रवेश दिलाना है। तभी तो ये हमारी समावेशी शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया कि भाई इस प्रकार के बच्चों को भी शिक्षा से वंचित नहीं करना है, इन लोगों को भी प्रवेश दिलाना है। जो पहले चला था कि मतलब घर घर जाके जो लोग पूछते थे भाई कोई भी बच्चा जो विकलांग है, अपवंचित है या पिछड़ी जाति का बच्चा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये था। जो शिक्षक वगैरह थे तो ये घर घर जाकर पूछते थे कि आपका बच्चा पढ़ने वाला तो नहीं है, तो उसका आप विद्यालय में लेकर आइए और एडमिशन कराइए। तो यानी समावेशी शिक्षा में तुमने तो बहुत कुछ कर लिया। समावेशी शिक्षा की तो तुलना हो ही नहीं सकती किसी विद्यालय से कि उसमें तो सभी को एडमिशन कराना है, यानी कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए, सभी बच्चों को प्रवेश दिलाना है। तो बच्चों हमने हमारा ये टॉपिक था जो जीरो रिजेक्शन, ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो गया। आपकी समझ में आया होगा। तो और मैंने आपको जीरो रिजेक्शन की जो है मैंने आपको बाधाएं भी बता दी, भाई वेरियस ऑफ वे ऑफ जीरो रिजेक्शन, यानी शून्य अस्वीकृति के मार्ग की मैंने आपको बाधाएं भी बता दी। अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आपको अगला टॉपिक लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।